नमस्कार साथियों। पूर्व में हम लोगों ने वर्ण विचार के बारे में पूर्ण अध्ययन किया था और वर्ण विचार के बारे में हमने स्वरों की संपूर्ण भेदों के बारे में अध्ययन किया, व्यंजन के भेदों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड टॉपिक जो है संधि, उसका अध्ययन करने वाले हैं। संधि का अध्ययन करने से पूर्व हम इस शब्द के बारे में भी अध्ययन करते हैं। संधि शब्द बना कितने शब्दों से है? तो ये कहता है सम और धी। संधि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अब ये जो संधि शब्द है, इसका अर्थ क्या है? हम लोगों ने इतिहास पढ़ा और उस इतिहास के अंतर्गत आप लोगों ने संधि शब्द को कई बार सुना। क्या सुना? कि हम राजा युद्ध करते थे और एक राजा मजबूत होता, दूसरा राजा जब कमज़ोर होता था तब क्या होता? तब कमज़ोर राजा मजबूत राजा से संधि कर लेता। जब वो संधि करता तो उसकी कुछ शर्तें होती, उसके कुछ नियम होते और उन नियम और शर्तों के अंतर्गत वह दोनों एक दूसरे से युद्ध करना बंद कर देते। एक तो चीज़ ये हो गई। इसका मतलब उन दोनों ने क्या किया? उन दोनों ने मेल कर लिया। क्या कर लिया? मेल कर लिया, आपस में मिल गए। किसके तहत मिले? शर्तों के तहत मिले। कुछ ना कुछ तो शर्तें थी, उन शर्तों के तहत वो आपस में मिल गए। अब वो जो शर्तें जो बनी, उनका संबंध अब आप सोचते होंगे इस संधि शब्द से कैसे होगा, इस संधि से कैसे होगा। तो राजा कितने थे? आप कहेंगे कम से कम 2 राजा थे। तो अब इसकी व्याकरण में भी क्या होता है? व्याकरण में भी जो संधि शब्द बना हुआ है या संधि का जो विषय बना हुआ है, उस संधि के विषय में भी क्या होता है? मेल होता है। अब प्रश्न आता है कि मेल किसका होगा? मेल अधिकांश लोगों का उत्तर रहता है कि संधि के अंतर्गत शब्दों का मेल होता है। संधि के अंतर्गत शब्दों का मेल होता है, जो उत्तर पूर्ण रूप से गलत है। संधि के अंतर्गत कभी भी शब्दों का मेल नहीं होता। यह बात हम लोगों को ध्यान में रखनी ही है। क्यों? क्योंकि इसके संबंध में भी कई बार प्रश्न आता है और उसके प्रश्न का उत्तर अधिकांश लोग गलत दे देते हैं। मैंने टॉपिक शुरू करते ही कहा था कि पहले हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था, अब हम उस वर्ण से संबंधित जो विषय है उस विषय का अध्ययन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। तो मेल होगा तो कम से कम मेल कितने में होता है? 2 में मेल होता है। वही बात, राजा महाराजा 2 युद्ध करते थे तो दोनों में मेल होता था। एक मजबूत होता, एक कमज़ोर होता। इस प्रकार की जो स्थिति थी वो शर्तें, नियमों से मिलकर सारा कार्य होता था। यहाँ संधि व्याकरण में जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि शब्द बना 2 शब्दों से है। 2 शब्दों से यूँ कह सकते हैं कि प्रथम शब्द ये हो गया, द्वितीय शब्द ये हो गया। लेकिन यहाँ मेल हुआ किसका? यहाँ मेल शब्दों का नहीं हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। ये 2 शब्दों से तो है, एक शब्द ये रहा, ये 2 शब्द ये शब्द बना था, लेकिन वास्तव में ही मेल किसके अंतर्गत हुआ था, ये चीज़ मायने रखती है। यहाँ शब्दों का न होकर मेल होता है वर्णों का, बस। अब आप खुद देखिए, इसकी परिभाषा बन गई। 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब वो कहता है बीच में कुछ नियम भी होंगे, कुछ शर्तें भी होगी। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। राजा महाराजा जब युद्ध करते थे, उसी बात को मैं अभी जोड़ते हुए चला रहा हूँ। राजा महाराजा जब युद्ध करते थे तो क्या होता था?
कुछ ना कुछ परिवर्तन होता था, किसी न किसी की सीमा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता था जब वो लोग संधि करते थे। वैसे यहाँ क्या होगा, दो वर्णों को जब मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा, कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न इसमें जरूर होगा। यह चीज सबसे महत्वपूर्ण है। नियम शर्तें होगी, इसके जितने भी बिंदु हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे, चाहे आप उसे भेद कह सकते हैं, चाहे वह संधि के नियम कह सकते हैं, या अपनी भाषा में कहें कि ये शर्तें हैं, इन शर्तों के तहत ही हम लोग संधि को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वो शर्तें कह दीजिए, नियम कह दीजिए, भेद कह दीजिए, एक ही विषय है, एक ही बात है। तो इसलिए यहाँ ये चीज़ें जो मैंने लिखी है, इस बात को आप लोगों को भूलना पड़ेगा कि संधि के अंतर्गत जो मेल होता है वह शब्दों का न होकर वर्णों का होता है। पहली बात पूरी हो गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अब आपके दिमाग में यदि प्रश्न क्रिएट नहीं होते हैं तो आप लोगों को प्रश्न अपने दिमाग में बनाने पड़ेंगे। क्या प्रश्न बनाना पड़ेगा कि भाई मान लीजिए कि कम से कम दो वर्ण हैं, मेल तो दो चीज़ों में होगा, एक अकेली वस्तु में तो मेल हो ही नहीं सकता। तो दो चीज़ें हैं मान लेते हैं, दो चीज़ों में वर्ण आ गए, इनके अंतर्गत तो मेल हो गया, परिवर्तन भी हो गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनता है कि जिन वर्णों को हम लोग मिलाने वाले हैं, जिन वर्णों के साथ हम मेल करने वाले हैं, जिन वर्णों को हम जोड़ने वाले हैं, वह वर्ण, वह चीज़ क्या है। तब एक छोटी सी चीज़ है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कि मेरे पास ये मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन का कैप है और यह पेन है। अब आप लोग देखिए कि मैं इन दोनों को जब मिलाऊंगा, इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ये चीज़ जो मैंने लिखी है कि मिलाने पर परिवर्तन होगा। अब आप कहेंगे इसमें तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, केप है, ये है, पहले ये खुला था, अब मेल करने पर ये बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग देखते हैं कि यह आगे है और यह पीछे है। ये जो आगे और पीछे की जो स्थिति है, इस आगे और पीछे की स्थिति में देखते हैं कि इसका कौन सा हिस्सा, इसका कौन सा भाग, इसका कौन सा पोर्शन कहाँ किस प्रकार से काम आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यह इसका पीछे का हिस्सा और यह इसके आगे का हिस्सा। इस प्रकार से जब हम इसमें मिलाते हैं तो इसमें एक परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन क्या हुआ कि यह बंद हो गया। परिवर्तन तो हुआ ना। अपने व्याकरण के अंतर्गत भी, व्याकरण में भी यही स्थिति क्रिएट होती है कि परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब हम लोग इसके भेदों के और के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाता है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा समझने की ही आवश्यकता है। अब दूसरी जो बात है, मैंने अभी आपको इस पेन के माध्यम से दर्शाई थी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेल होता किस में है सही मायने में। मेल होता है प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। अब मैं जो ध्वनि शब्द लिख रहा हूं वहां आप वर्ण कर सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि जब हम इनको मिलाते हैं तो हम उसका ध्वनि का ही उच्चारण करते हैं, इसके अलावा हम किसी अन्य का उच्चारण नहीं करते। तो यह चीज़ हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। यह सूत्र आप लोगों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इन्हीं पर काम चलेगा। ये जो इतनी सी चीज़ मैंने आपको बताई है, इसमें संधि का लगभग सार आ गया
सार क्या आ गया कि दो वर्णों को मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वह संधि होता है। संधि और जितने भी इसके भेद हैं उसके क्या होते हैं, नियम और शर्तें होती है। यहाँ मिलाएंगे किसको, उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग देखें तो मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा रमा और ईश, यह आपके सामने उदाहरण रखा और आप लोग देखेंगे कि रमा और ईश, प्रथम शब्द ये आ गया, द्वितीय शब्द यह आ गया, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि कौन है, आ गई। द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि कौन है, ई आ गई। अब पूरे शब्द को नहीं देखना, पूरे शब्द के बारे में हम लोगों को ध्यान नहीं करना, हम लोगों को जो ध्यान करना है वह इतना ही करना है कि इसकी अंतिम ध्वनि कौन सी है और इसकी प्रथम ध्वनि कौन सी है। प्लस के पहले जो शब्द लिखा है वह प्रथम शब्द और प्लस के बाद जो लिखा है वह द्वितीय शब्द, और इसकी ध्वनि के बारे में यदि हम लोग अध्ययन करते हैं या ध्वनि के बारे में समझते हैं तो आप लोग जब इसका उच्चारण करेंगे रमा, तब आपको पता चल जाएगा। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अभ्यास के लिए केवल और केवल इस शब्द का विश्लेषण करना पड़ेगा। इस शब्द का विश्लेषण किस प्रकार से होता है वह आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने इस शब्द का विश्लेषण इस प्रकार से किया है। जब इस शब्द का विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं तो अंत में कौन आया, आ गया। अब हम इस शब्द का विश्लेषण करते हैं तो प्रारंभ में कौन आया, ई आ गया। उसके बाद कौन है, श है। उसके बाद अ है। तो इसके प्रारंभ में ही कौन आ गया, केवल स्वर आ गया। तो केवल स्वर आ गया तो इसकी अंतिम ध्वनि और ये प्रथम ध्वनि, इन ध्वनि के अंतर्गत जो परिवर्तन होगा, इनको जब मिलाएंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा वही विकार संधि कहलाएगा। यदि इन दोनों को मिलाने पर किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वह संधि नहीं होगी, वह संयोग होगा। उसे आप संधि किसी भी स्थिति में किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। चलिए, यहाँ यह चीज़ आपको समझनी है, यह चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम इसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझानी है कि हम लोगों के सामने एक संधि को पढ़ते समय महत्वपूर्ण बाधा आती है, मुसीबत आती है, या यूँ कह सकते हैं कि हमारी समझ कम होने की वजह से हमें वह चीज़ समझ में नहीं आती। वो क्या है? अब मैं आपके सामने लिखता हूँ क, का, की, ये चीज़ें जो मैंने आपको लिखी है। अब इन चीज़ों या इन अक्षरों को जब मैंने लिखा है तो मैं आपको कहता हूँ कि इसकी अंतिम ध्वनि कौन सी है, आपका उत्तर होगा अ। इसकी अंतिम ध्वनि कौन सी है, आप कहेंगे आ। लेकिन यहाँ आकर अधिकांश लोग गड़बड़ कर देते हैं, यह अंतिम ध्वनि क्या बना देते हैं, क बना देते हैं, जबकि इसकी अंतिम ध्वनि कौन है, ई है। यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। इसलिए आप लोगों को ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी किसी भी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ हो, बात को समझना, जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ हो तो उस स्वर का उच्चारण उस व्यंजन के बाद ही होगा, प्रारंभ में कतई नहीं हो सकता। जैसे इसमें कि ई की मात्रा जुड़ी हुई है, ई स्वर जुड़ा हुआ है, तो ई का उच्चारण क के बाद ही होगा। कैसे? तो ये बना कैसे? ये बनने का जो प्रकार था वो इस प्रकार का था। यह बना कैसे? इसका जो बनने का प्रकार था वो इस प्रकार का था, इसके बनने का प्रकार इस प्रकार का था। तो पीछे कौन था? ये। तो यह चीज़ अधिकांश लोग गड़बड़ करते हैं, अधिकांश के द्वारा यह गलत होता है। क्योंकि ये मैं अब आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये समझाने का हेतु मेरा यही है कि ऐसे का ऐसा एक नियम आपके व्यंजन संधि में आने वाला है, और अगर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा चूक कर देते हैं तो वह नियम गलत हो जाता है, आप उस नियम को समझ नहीं पाते। इसलिए मेरी ये जो पंक्ति आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी किसी भी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ है तो उस व्यंजन के बाद ही उस स्वर का उच्चारण होगा। चलिए
अब हम आगे चलते हैं, इसके भेदों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही सरल, मैंने देख लीजिए, आपको किसी प्रकार से संधि की परिभाषा नहीं लिखी है, लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं केवल और केवल समझाने का काम करता हूँ। संधि का विषय समझने का विषय है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। किन किन के बीच में संधि होती है, वह इस प्रकार से। अब मैंने जो आपके सामने एक चीज रखी, परिवर्तन, परिवर्तन तो होता ही है। परिवर्तन किस प्रकार से होता है वह चीज अभी देखिए आप लोगों को मैं परिवर्तन के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस परिवर्तन के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक गाड़ी देखी होगी, इस गाड़ी के आधार पर आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। यह स्थिति एक इस प्रकार की स्थिति, ये जो दो स्थितियां हैं, यह दो स्थितियां आपके सामने रखी हुई है और इसे समझने का प्रयास करना कि हमारे संधि की जो नियम और शर्तें होती है वो होती किस प्रकार की है। आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटी गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी, जब ये बड़ी गाड़ी इस छोटी गाड़ी से टकराएगी, यानी क्या होगा, इसके आगे का पोर्शन और इसके पीछे का पोर्शन, इन दोनों में परिवर्तन होगा। जब ये टकराएगी तो इन दोनों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। यहाँ इसको जब टक्कर मारी जाएगी तो क्या होगा, आप लोग कहेंगे कि इसमें परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, कई बार जब आप वर्णों को मिलाएंगे तो यहाँ जो शब्द है, इसके जो वर्ण है उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इधर वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये पावरफुल होगा, इधर वाला वर्ण ताकतवर होगा, इसलिए केवल इसमें परिवर्तन करके छोड़ देगा। ये नियम, ये इस प्रकार की स्थिति भी आएगी। दूसरा, दोनों ही एक जैसी दिख रही है, लगभग समान ताकत की है, तो क्या होगा, इसके पीछे के पोर्शन, इसके आगे के पोर्शन जब ये टकराएगी तो दोनों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। दोनों में परिवर्तन आएगा तो विकार तो उत्पन्न होगा ही, दोनों में विकार उत्पन्न हो गया, और विकार उत्पन्न होने के बाद क्या होने वाला है, इसीलिए कहा प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। ये इस प्रकार की स्थिति, ये क्या होगा, ये भी वर्ण, यहाँ पर भी मैं वर्ण लिख देता हूँ, लेकिन आप वर्णों की जब स्थिति को देखेंगे, समझेंगे, तो क्या होगा कि जब समान पावर के वर्ण होते हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो आपस में टकराने पर दोनों में परिवर्तन होता है, और जहाँ एक पावरफुल होता है, एक कमजोर वर्ण होता है, तो क्या होगा, जो कमजोर होगा उसमें परिवर्तन होगा, पावरफुल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा हमारे स्वर संधि के भेदों में, पांचों भेदों को जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जो संधि पढ़ रहे हैं आज तक जैसा भी पढ़ा होगा, लेकिन इस बार आप जिस चीज़ को पढ़ने और समझने जा रहे हैं वह आपके पूरे दिमाग पर अच्छी तरह से अपना प्रभाव डालेगी। इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए, उसके कंटेंट्स को एक एक को समझने का प्रयास कीजिए। ये चीज़ आपके सामने आने वाली है। अब हम बात करते हैं संधि के भेदों की। संधि के भेद कितने भेद हैं, तो सबको रटे हुए हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, और नंबर 3 विसर्ग।
3 प्रकार की जो संधियां हैं ये सभी जानते हैं। मैंने पहले भी आपको संधि की परिभाषा याद नहीं करवाई थी, रटने के लिए नहीं कहा था। अब भी मैं इनकी परिभाषाओं को रटने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? मैं केवल सूत्र के माध्यम से आपको इन संधि के बारे में जानकारी दूंगा। स्वर संधि क्या कहती है? स्वर संधि कहती है स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वह स्वर संधि कहलाती है। यानी प्रथम शब्द की, अब ये सूत्र मैं कई बार बोलने वाला हूँ, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, मैं कई बार बोल चुका हूँ। यही आपको ध्यान रखना है। दोनों में मेल होगा, परिवर्तन होगा, स्वर संधि की परिभाषा पूरी हो गई। कितने स्वर होने चाहिए? कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। कितना आसान हो गया केवल सूत्र के माध्यम से। और ये सूत्र कितने काम आने वाले हैं वह भी आप देखेंगे। अब हम व्यंजन संधि की परिभाषा की पहले बात कर लेते हैं। स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, और तीसरा सूत्र है व्यंजन प्लस व्यंजन। देख लीजिए, एक तरफ क्या आएगा? एक तरफ व्यंजन ही आएगा, आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। एक तरफ कौन आएगा? एक तरफ व्यंजन ही आएगा, चाहे पहले आ जाओ चाहे बाद में आ जाओ। स्वर पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है, स्वर आए भी नहीं, सारी चीज़ें हो सकती है। अब ये क्या कहता है? व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि कहलाती है। ये परिभाषा पूरी हो गई। तीसरा, इस परिभाषा को भी देख लेते हैं। विसर्ग का स्वर के साथ, विसर्ग का व्यंजन के साथ। कितना आसान हो गया। विसर्ग का स्वर के साथ या विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगी। बस इतना सा ही आप लोगों के सामने मेरी छोटी सी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। आप लोग आसानी से इस जानकारी को समझकर खूब सारा लाभ ले सकते हैं। आप लोग यदि हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके परीक्षा में बहुत चीज़ें काम आने वाली है, क्योंकि कई सारे ट्रिक्स भी होते हैं, उन ट्रिक्स को समझना होता है। अब क्या होगा, अब मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सरल सा एग्जाम्पल दूंगा। विद्या और अर्थी। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि कौन आई? आ। द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि कौन आई? आ। इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा और वो संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि की बात करते हैं। सबसे पहले यदि स्वर की बात करते हैं कि भाई पहले स्वर आएगा उसके बाद व्यंजन आएगा, कोई बात नहीं, यह चीज़ आपको समझनी भी है, ध्यान में भी रखनी है। वी प्लस छेद, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था, क्या कहा था कि आप लोगों को ध्वनि के बारे में समझ रखनी होगी। ध्वनि के बारे में यदि आप लोग समझ नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होने की संभावना 100% रहती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रथम शब्द है, इस प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि कौन सी है? यदि आप वह कह देते हैं तो मामला सारा गड़बड़ है। आप क्या कहेंगे? ई की मात्रा। यहाँ द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ, ई आएगा, यहाँ पर ये ई आ गया। यहाँ कौन आएगा? यहाँ भी लोग गड़बड़ करते हैं, स्वर कह देते हैं ए नहीं है। क्यों? इसका विश्लेषण कर, अगर आपको कंफ्यूज होता है, डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो आप लोग इसका विश्लेषण करिए।
विश्लेषण नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ है। छेद शब्द का विश्लेषण करते हैं। पहले कौन है? छ है, तो पहले ध्वनि किसकी आई? छ की आई। छ की ध्वनि आई तो छ क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। प्लस छ, तो कौन? स्वर और व्यंजन। यह चीज क्लियर हो गई। यही आपको ध्यान रखना है, यही गलत होने की संभावना रहती है और कुछ भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। अब हम बात करते हैं व्यंजन और स्वर की। पहले कौन आएगा? व्यंजन आएगा, तब जगत, बाद में कौन आना है? स्वर आना है। ये कौन है? त हलंत रूप में है। यदि हलंत रूप में है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी प्रथम शब्द में अंत में हलंत व्यंजन आता है तो वो ऑटोमेटिक व्यंजन संधि हो जाती है। ये अंतिम ध्वनि त और यहाँ प्रथम ध्वनि अ। तो ये सूत्र दूसरा, व्यंजन और स्वर। तीसरा व्यंजन और व्यंजन की बात करते हैं। तीसरा जो है वह व्यंजन और व्यंजन की बात करते हैं। री और क, वी और द। समझ सकते हैं? अंतिम ध्वनि क हलंत रूप में है, व्यंजन आ गया। यहाँ कौन है? वही बात है, जैसे छेद का किया था वैसे ही वेद का कर दीजिए। व, ए, द और अ, वेद का हो गया। और कौन हो गया? ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इस भेद को भी समझ सकते हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये सूत्र आपको बताए गए हैं यह सूत्र आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब इससे संबंधित एक चीज़ और भी बताने वाला हूँ, पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या कहता है? विसर्ग आना चाहिए। मनः प्लस अभिलाषा। परिवर्तन होगा, वो नियम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। परिवर्तन नियम के बाद पता चलेगा। विसर्ग आ गया, ये विसर्ग है। उसके बाद प्रथम ध्वनि कौन आ गई? स्वर आ गई। यानी पहली वाली बात एकदम सटीक बैठती है। दूसरी बात करते हैं, सर प्लस जय। ये कौन है? विसर्ग है। जय कौन है? व्यंजन है। तो विसर्ग और व्यंजन। इस प्रकार से संधि का ये पूरा का पूरा हिस्सा परिभाषा के रूप में। दूसरा, मान लीजिए एक सरल सा प्रश्न भी पूछा जाता है। वह प्रश्न क्या है? वह प्रश्न है, आपको विच्छेद 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 विकल्प दिए रहेंगे, विच्छेद दिए हुए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो आप इस सूत्र को ध्यान में रखकर भी संधि का नाम स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में इसे नोट भी कीजिए। चलिए, यह चीज़ पूरी होने के बाद आप लोगों को संभवतः सूत्र, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, यह सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वह स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेदों के बारे में भी अधिकांश लोग क्या करते हैं, स्वर संधि के पूरे भेद याद करते हैं। करना भी चाहिए, याद नहीं करेंगे तो काम चलेगा कैसे। लेकिन क्या यह विषय याद करने वाला है? मैं तो यही समझता हूँ कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये विषय याद करने वाले कम और समझने वाले ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम लोग संधि, स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ते हैं। अब इनको हटा देते हैं।
स्वर संधि। आप लोग कहेंगे स्वर संधि के 5 भेद हैं। इन 5 भेदों को भी बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। आज मैं आपको वही ट्रिक समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो सारी चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद आप कहेंगे गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, अयादि। यह चीज क्लियर हो गई। समझना क्या है, दीर्घ को छोड़ देते हैं। एक बार दीर्घ को छोड़ दिया है मैंने, बाद में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गुण से शुरू करते हैं। गुण संधि बनती कैसे है? अ आ प्लस ई ई उ ऊ री। अच्छे से समझना, पहले तो यही आने वाला है। इनके बाद कोई भी चीज़ आएगी वो बाद की बात है। उसके बाद क्या हो रहा है? आ प्लस। अब आप कहते हैं आ है क्या? वही बात है, हम ध्वनि की बात करते हैं। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इसके अलावा कोई विषय देखना नहीं। ई आई ओ ओ, बात खत्म हो गई। हुआ क्या? इसको छोड़ा है मैंने अभी, यहां से शुरू करते हैं। ई उ री। गुण संधि में क्या होगा? ई उ री। पहले कौन आने वाला है? आई आने वाला है। वृद्धि संधि में क्या होगा? ए आई ओ। यानी गुण संधि से लेकर वृद्धि संधि तक समाप्त हो गए सारे स्वर। हो गया। अब क्या होगा? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हुआ क्या था कि ये चीजें गुण संधि में कहाँ थी? पीछे। ये चीजें वृद्धि संधि में कहाँ थी? पीछे। अब ये चीजें यहां बदलते हुए यहां पर, ये चीजें यहां पीछे थी। अभी यण संधि में इसके पीछे कौन है? ना। इसके पीछे कौन है? ना। तो गुण संधि की विपरीत संधि यण संधि हो जाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। यहां पहले कौन आ जाएगा? ई उ और री। बाद में क्या आएगा वो पूरा अध्ययन करने पर। लेकिन यहां यह चीज समझनी है, गुण संधि में ई उ री पीछे आए थे, इसका विपरीत यण संधि है, ई उ री पहले आएंगे। अब ऐसा कैसा क्या होगा? वृद्धि। ई दी आ गया, इसमें भी आ गया, तो ये कहाँ है? पीछे। ए आई ओ ओ, ये कहाँ आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे। यानी गुण संधि की विपरीत संधि यण संधि है, वृद्धि संधि की विपरीत संधि अयादि संधि है। ऐसा हम समझने के लिए कह सकते हैं। कभी क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे आए थे, यण संधि में आगे आ गए, वृद्धि संधि में पीछे आए थे, अयादि संधि में ये जो स्वर थे वह आगे आ गए। इस प्रकार से इन चारों को समझ सकते हैं कि यहाँ ई उ री ए आई ओ समाप्त हो गए। ई उ री ए आई ओ समाप्त हो गए। कुल मिला के आना तो स्वर ही हैं, आगे सारे के सारे। अब दीर्घ की बात करते हैं। हम लोगों ने जब स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ा था, तब आप लोगों ने देखा था दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ में होता है समान जाति के जो स्वर होते हैं, समान जाति के स्वर आपस में मेल करते हैं। तब आ प्लस आ, ये समान जाति के हैं। ई प्लस ई, ये समान जाति के हैं। उ प्लस उ और उ,
ये समान जाति के आपस में कैसे भी, वो विस्तार से पढ़ेंगे तब कैसे भी मिले, इनमें जो विकार उत्पन्न होता है उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आप लोगों ने संभवतया एक नई चीज़ समझी होगी, नई चीज़ सीखी होगी। वो चीज़ यही है कि गुण संधि जन संधि के विपरीत एक दूसरे के विपरीत काम करती है, वृद्धि संधि अयधि संधि एक दूसरे के विपरीत काम करती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी विशेष तौर से इससे जुड़ने के लिए कहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।